हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान शिक्षण विधियों की अपन लेके आए हैं एमसीक्यू क्लास। चलो अपन अपने जो एमसीक्यू प्रश्नों की क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। जी जी, सभी साथियों से आप जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक साथी जो है इस लाइव क्लास का जो है वो आनंद ले सकें। जी, तो अपन अपना पहला प्रश्न देखते हैं। और आज की जो अपनी क्लास है साथियों वो रहने वाली है, मैं आपको एक बार बता देता हूं कि आज की अपनी क्लास रहने वाली है रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए ये क्लास रहेगी। और ये क्लास आपके लिए रहेगी लेवल 2 की विज्ञान की शिक्षण विधियों से संबंधित रहने वाली ये क्लास। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, पहला सवाल आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल ये है कि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। उसने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, ये क्या कहलाता है। सुनिए, जब भी ऐसा सवाल है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, तो इसका मतलब अपने आप दिमाग में बैठा लीजिए, आप बालक का मूल्यांकन कर रहे हो। आप बालक का क्या कर रहे हो, मूल्यांकन। क्या कर रहे हो आप, उसका मूल्यांकन कर रहे हो। कि मूल्यांकन किए ही इसीलिए जाते हैं कि बालक ने जो अधिगम प्रक्रियाओं के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया है, किसी विषय वस्तु को पढ़ा है, उसको वो विषय वस्तु किस सीमा तक आई है, इसकी जांच करने के लिए क्या किया जाता है, बालकों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो अपना आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है मूल्यांकन। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है साथियों, मूल्यांकन है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल सुनिए, परिभाषित करना, डेफिनेशन देना, क्रियासूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है। ये कह रहा है कि अगर एक बालक किसी पर्टिकुलर, जैसे विज्ञान में परमाणु की वो परिभाषा बता रहा है, प्रत्यासमरण वाले वो प्रश्न बता रहा है, आपसे प्रश्न पूछेगा बता परमाणु किसे कहते हैं, अगर वो परमाणु की ठीक ठीक परिभाषा बता रहा है, इसका मतलब उसके व्यवहार के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन आया है ये आपको बताना है। अगर वो प्रत्यासमरण प्रश्नों को बता पाए, अगर वो परिभाषा दे पाए, संप्रत्यय की वो डेफिनेशन आपको दे पाए, तो दिमाग में बैठा लो बच्चे की कौन सा विकास हो चुका है, बच्चे का संज्ञानात्मक कोग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका है। संज्ञानात्मक विकास, कौन सा विकास डालो, संज्ञानात्मक विकास हो चुका है। तो आप राइट आंसर देखिए। जी जी बिल्कुल, इसका आंसर रहेगा आपका सी, संज्ञानात्मक। भावात्मक विकास का अर्थ है कि ये तो तीनों से संबंधित है ही नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट। जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सुनिए, सवाल आपके सामने ये रहा, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है। सवाल क्या है कि रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन जो है, लाइनर प्रोग्राम्ड जो है, उसके अंदर निश्चित रूप से विषय वस्तु को पढ़ाना है, इसमें से कौन सा पद है। पहले आपको पता होना चाहिए कि रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का जो कंसेप्ट है वो देने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो ध्यान रखना बीएफ स्किनर है। इसका कंसेप्ट किसने दिया है, बीएफ स्किनर साहब ने दिया है। किसने दिया है, बीएफ स्किनर साहब ने इसका दिया है। इसमें कितने पद होते हैं, इसमें 4 पद होते हैं। पहला जो पद है उसको बोलते हैं प्रस्तावना पद। कौन सा पद बोलते हैं इसको, अपन प्रस्तावना पद बोलते हैं साहब। दूसरे पद को बोलते हैं दूसरे पद को अपन बोलते हैं शिक्षण पद। कौन सा पद बोलते हैं साथियों, शिक्षण पद। उसी क्रम में बता रहा हूं जिस क्रम में बीएफ स्किनर साहब ने बताए। तीसरा जो पद है साथियों वो है आपका अभ्यास पद। कौन सा पद है, अभ्यास पद है। और चौथा जो पद है उसको बोलते हैं मूल्यांकन पद, या इसको बोलते हैं परीक्षण पद। कौन सा पद बोलते हैं, परीक्षण पद बोलते हैं। ये तो चलो साथियों 4 पद हो गए रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के। अब सवाल ये है कि निश्चित रूप से विषय वस्तु जो पढ़ाई जाती है उनसे संबंधित कौन सा पद है। प्रस्तावना जो पद है उसके अंतर्गत बालकों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है। तो अगर बालकों के पूर्व ज्ञान को आप नवीन ज्ञान से जोड़ रहे हो तो इसका मतलब आप किस पद की बात कर रहे हो, आप प्रस्तावना पद की बात कर रहे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी कमेंट डालिए भाई। ओके, अगला है कि शिक्षण पद। देखो शिक्षण पद के अंदर इसकी संख्या, शिक्षण पद की संख्या जो है सर्वाधिक होती है। इसमें जो बच्चों को विषय वस्तु, जिसको बच्चों को अधिगम करवाना है वो वस्तु आप यहाँ पे रखी जाती है। सबसे ज्यादा विषय वस्तु जो है वो इसी शिक्षण पद में रखी जाती है। और बाद में विषय वस्तु की लर्निंग हो गई है, बार बार उसको ठीक तरीके से समझ पाई, इसके लिए किए जाते हैं अभ्यास प्रश्न को। क्या किया जाता है, बालकों को अभ्यास करवाया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगला है मूल्यांकन पद। आपने रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन करवाया है, जिस विषय वस्तु से संबंधित आपने बच्चों को लर्न प्रोग्राम दिए हैं वो बालकों को किस सीमा तक उनका ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका किस सीमा तक अधिगम हुआ है, बच्चों में व्यवहारगत परिवर्तन कितना हुआ है, उसकी जांच के लिए बालकों को अंतिम पद में किया जाता है मूल्यांकन। अब इस प्रश्न का राइट आंसर देखिए। इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका
कौन सा पद? शिक्षण पद। अपने दिमाग में बैठा लीजिए ये बात। शिक्षण पद जो है वो किससे संबंधित है? विषय वस्तु कंटेंट से संबंधित है, विषय वस्तु से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? विषय वस्तु से संबंधित है जी, विषय वस्तु से संबंधित है जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल आपके सामने ये रहा, आगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या है? आगमन विधि का कौन सा निम्न में से शिक्षण सूत्र है? तो सुनिए, आप सुनो। आगमन विधि का जो कंसेप्ट है वो देने वाले शिक्षाविद कौन है? वो है अरस्तु, एरिस्टोटल। कौन है? अरस्तु है। आगमन विधि कहां पढ़ाई जाती है? तो ये पढ़ाई जाती है पीआरटी पर, प्राइमरी लेवल पर पढ़ाई जाती है। और क्यों पढ़ाई जाती है? ताकि प्राइमरी स्तर पर बच्चों के अंदर किसकी समझ विकसित की जा सके। संप्रत्य जो है, पहली बार जो कंसेप्ट पढ़ाया जाता है वो कौन सी विधि से पढ़ाया जाता है? आगमन विधि से पढ़ाया जाता है। बच्चों को नए संप्रत्य बच्चे को अगर समझाने हैं, और सूत्र की जो स्थापना है, सूत्र स्थापित किए जाते हैं इसी विधि से, आगमन विधि से। फिर सवाल आता है कि इसके शिक्षण सूत्र क्या क्या है? तो आगमन विधि का सूत्र है, शिक्षण सूत्र निम्नलिखित है। उसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे विशिष्ट से सामान्य की ओर। कौन से? विशिष्ट से सामान्य की ओर इस विधि में अपन चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसमें अपन चलते हैं उदाहरण से नियम की ओर। किसकी ओर चलते हैं? उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। इसमें साथियों अपन चलते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। किसमें चलते हैं? स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। और एक उदाहरण जो होते हैं वो आपके सामने ज्ञात होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। कहां चलते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब इन चारों ऑप्शनों में आप देख लो कि आपका आंसर क्या सही है। सामान्य से विशिष्ट नहीं, सामान्य से विशिष्ट तो निगमन का है, सूक्ष्म से स्थूल ये भी निगमन का है, नियम से उदाहरण ये भी निगमन का है। तो यहां इसका आंसर हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर। साथियों दोबारा मेरी बात को समझिए, आगमन विधि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाई जाती है। नए सूत्र जब स्थापित करना हो, तब बच्चों को गणित में जब नए कंसेप्ट समझाने हो, नए सूत्र स्थापित करना हो, तब आगमन विधि से पढ़ाया जाता है। उदाहरण ज्ञात होते हैं, इसलिए आपको दिमाग में बैठा लो, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। जी जी बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? विज्ञान के उत्पाद क्या होते हैं? विज्ञान के उत्पाद होते हैं उसके निष्कर्ष। क्या होते हैं? निष्कर्ष। निष्कर्ष को क्या बोलते हैं? अपना नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विज्ञान के नियम बोल दो, विज्ञान के सिद्धांत बोल दो। सुनो, तो ये अंतिम उत्पाद के रूप में होते क्या है? तो सुनो, वैज्ञानिक जो, मैं इस प्रश्न का आंसर बता दूं, विज्ञान निम्न में कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंदर आता है? तो ध्यान रखना, अंतिम रूप से बच्चे के अंदर, विज्ञान के अंदर क्या प्राप्त होते हैं? निष्कर्ष। और निष्कर्ष को अपन क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। जी बिल्कुल। अब सुनिए, विज्ञान में सबसे पहले आपके सामने कोई तथ्य आते हैं। क्या आते हैं? कई आपके सामने फैक्ट्स आ गए, सूचनाएं आ गई। अब सूचनाओं का आप अवलोकन करोगे, अवलोकन करने के बाद परिकल्पना बनाओगे, और परिकल्पनाओं के बाद उनसे संबंधित आप अलग अलग अवधारणा बनाओगे। तो 2 नंबर इसके अंदर जो चीजों का ध्यान रखना जाता है वो रखा जाता है किसके अंदर साथियों? तो आप सुनिए मेरी बात। 2 नंबर सबसे पहले तथ्य आते हैं। तथ्यों से आप क्या बनाते हो? परिकल्पनाएं बनाते हो, परिकल्पना। और परिकल्पना के बाद क्या बनती है? अवधारणाएं प्रस्तुत की जाती हैं। क्या प्रस्तुत की जाती हैं? अवधारणा प्रस्तुत की जाती है। अवधारणाओं के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अवधारणाओं का बारीकी से निरीक्षण किया जाता है और परीक्षण किया जाता है। जब निरीक्षण व परीक्षण बिल्कुल सही हो जाते हैं, तब विज्ञान के अंत में क्या दिए जाते हैं? उनके नियम प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान रखना, विज्ञान के जो नियम है वो अंतिम रूप से सत्य नहीं है। अपने दिमाग में बैठा लो, गणित के जो नियम है वो अंतिम रूप से सत्य हैं, वो अविवादास्पद हैं। लेकिन जो विज्ञान के नियम है वो अंतिम रूप से सत्य नहीं है, इनमें सुधार की गुंजाइश रहती है। हमेशा विज्ञान के नियम जो है वो क्या होते हैं? उनमें नई खोज के उनमें सुधार किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूं, सबसे पहले वैज्ञानिक डाल्टन ने बताया था कि परमाणु पदार्थ की वो लास्ट इकाई जिसे नहीं तोड़ा जा सकता। उस टाइम ठीक थी, बिल्कुल सही परिभाषा थी। लेकिन वर्तमान में समय में देखें तो नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा परमाणु को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने जो बात की थी वो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए की थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि भविष्य में ऐसी भी डिस्कवरी हो जाएंगे जिनके अंदर जो है वो परमाणु को तोड़ा भी जा सकता है और नए परमाणु का निर्माण भी किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, कौन सा पद विज्ञान के उत्पाद के अंदर? वैज्ञानिक नियम आते हैं, और ये नियम जो है वो अंतिम रूप से सत्य नहीं होते। इनमें सुधार की, इनमें रिसर्च की, इन रिसर्च के द्वारा इनमें जो है वो उनमें सुधारा जा सकता है। ये अविवादास्पद नहीं है, ये विवादास्पद है। ये भी परीक्षा में प्रश्न आता है जी। और इस प्रश्न का जो अपना राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वैज्ञानिक नियम। क्या रहेगा? वैज्ञानिक नियम। जी 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 सुनो, अगला सवाल है, विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है? ये कह रहा है कि भाई विद्यार्थियों की आपको अधिगम के अंदर जो कठिनाइयां हैं,
अधिगम, उनको ये चीज आ रही है और ये चीज नहीं आ रही है। जब आपके अधिगम की क्या कठिनाइयां पता चल गई, मतलब आपने बच्चे के अंदर क्या कर लिया, निदान कर लिया, डायग्नोस कर लिया, प्रॉब्लम को आपको पता चलेगा कि भाई इस वाले बच्चे को ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, और ये वाला बच्चा जो है वो फलाना फलाना इस क्लास में जो बच्चा है उसके सामने ये समस्या आ रखी है। ये जो फलाना फलाना बच्चा है इसके सामने ये समस्या है और इस खंड में समस्या है, इसका मतलब आपने क्या कर लिया, निदान कर लिया। निदान जो है वो आधार प्रस्तुत करते हैं कि सुधार के लिए इनमें क्या, मतलब इनको क्या दिशा निर्देश दिए जाएं, इनके अंदर इनके लिए कौन सी शिक्षण व्यवस्था की जाए, मतलब ये उपचारात्मक शिक्षण को अपना आधार प्रस्तुत करते हैं। निदान के बाद बच्चों में क्या किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। किसकी, रिमेडियल टीचिंग की व्यवस्था की जाती है। निदान को डायग्नोस बोलते हैं, ध्यान। तो इसके बाद इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका उपचारात्मक शिक्षण। साथियों मैं आशा करता हूं कि ये जो प्रश्न है वो आपके ज्ञान को, आपके समझ को बहुत ही मजबूत बना रहे होंगे, ताकि आप परीक्षा में जो है इस खंड वाले जो टॉपिक है इसमें बच्चों के बहुत ज्यादा सवाल गलत हो जाते हैं, और अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा तो आपके जो नंबर है वो पक्के होने वाले हैं जी। अगला सवाल सुनिए, निम्न में से कौन सी क्रिया सूचक क्रिया है। क्रिया सूचक क्रिया का अर्थ है कौन सा, क्रियात्मक व्यवहार को बात कर रहा है, ये क्रियात्मक पक्ष की बात कर रहा है, मतलब इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं साइकोमोटर। क्या बोलते हैं, साइकोमोटर व्यवहार को बता रहा है। सुनो, देखना तो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है। जानना, इसका मतलब आप जान गए, इसका मतलब आपने आपके संज्ञान से संबंधित है। सुना, इसका मतलब ये चीजें आपके किसी से संबंधित है, ये सारी चीजें आपके संज्ञान से संबंधित हैं, आपके ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हैं। कौन से पक्ष से संबंधित है साथियों, ये आपके ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। लेकिन जो ये रेखांकित करना है, ये कौन सा शब्द है, क्रिया सूचक शब्द है। ध्यान रखना, रेखांकित करना, रेखांकित कर रहा है इसका मतलब बच्चा हाथ से वो लाइन बना रहा है, और हाथ जब किसी एक्शन के अंदर जब हाथ शामिल हो जाए तो ध्यान रखना वो क्रियात्मक पक्ष हो गया। इसका मतलब इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा पक्ष है, आपका रेखांकित करना जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, हमारी ज्ञान अनुभूतियों मतलब वो ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहा है कि अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने को प्रयास को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की परिभाषा, ये उपयुक्त परिभाषा किसने दी, जब भी ज्ञान अनुभूतियों की बात आ जाए और अस्त व्यस्त शब्द आ जाए, ध्यान रखना अल्बर्ट आइंस्टीन है विज्ञान की इस परिभाषा के जो जनक हैं। ये जो परिभाषा देने वाले जो विद्वान है वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो सीधा सा आपने याद रखना, ज्ञान की अनुभूतियों का संबंध किससे है, अल्बर्ट आइंस्टीन से। बहुत बड़े विद्वान हुए हैं भौतिकी के। अगला सवाल सुनिए, कौन सी बाल केंद्रित विधि है, बाल केंद्रित विधि कौन सी है। अब पता कैसे चलेगा ये बाल केंद्रित है, ये बाल केंद्रित नहीं है। तो बाल केंद्रित विधि का पता करने के लिए आपको ध्यान रखना जिसमें बालक सक्रिय हों, जिसमें बालक क्या हो, सक्रिय हों। सब बालक सक्रिय कब होंगे, जब बालक खुद करके देखेंगे, स्वयं जब बालक करके देखेगा, स्वयं करके देखना, जिसमें बालक खुद इन्वॉल्व हो जाए और जिसमें वो लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन उसके अंदर शामिल हो जाएं, तो वो विधि कैसी है, बाल केंद्रित है। तो उसमें देखते हैं कौन सी है कौन सी नहीं है। तो कौन सी है वो देख लेते हैं। प्रोजेक्ट विधि, ये कैसी है, बाल केंद्रित विधि है। प्रोजेक्ट कक्ष से बाहर किए जाते हैं और इसका जो विचारक है वो जॉन डेवी है, और ये जो प्रयोजना विधि है इसके जनक किलपैट्रिक महोदय हैं। ये कक्ष से बाहर की जाती है जिसमें बालक सक्रिय रहता है। ध्यान रखना। समस्या समाधान विधि, बालक के सामने यदि कोई समस्या आएगी तो वो चिंतन के द्वारा उस समस्या का हल करेगा, बालक खुद सक्रिय। ये भी कैसी विधि है, ये भी आपकी बाल केंद्रित। प्रयोगशाला विधि विज्ञान सीखने की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है, जिसमें बालक करके देखता है, अवलोकन करके सीखता है। इसके अंदर लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन का कंसेप्ट शामिल हो जाता है। और ध्यान से रहे साथियों, आगमन विधि का क्रियात्मक रूप कोई विधि है तो वो प्रयोजना विधि है, लैब प्रयोगशाला विधि, इसको बोलते हैं प्रयोगशाला लैब मेथड, जिसके अंदर बालक प्रयोगशाला के अंदर अपने सारे काम करते हैं। इसका मतलब ये सारी विधियां कैसी हैं, इसका आंसर आपका डी। कौन सी बाल केंद्रित विधि, तो सभी बाल केंद्रित विधि है। तो फिर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि बाल केंद्रित विधि कौन सी, इसका पता कैसे चलेगा। इसके अंदर यदि बालक खुद सक्रिय है, बालक करके देख रहा है, अगर ये दोनों चीजें हैं तो ध्यान रखना वो विधि बाल केंद्रित है। वैसे आप याद कर लो, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि और प्रोजेक्ट विधि महत्वपूर्ण बालक केंद्रित विधियां हैं जी। अगला सवाल है, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया। तो सुनो, शिक्षण उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है वो किया था टैक्सोनॉमी ऑफ पर्पज। ये जो विद्वान है
वो है बीएस ब्लूम। कौन है ये? बीएस ब्लूम। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था बीएस ब्लूम ने, और उन्होंने बताया था कि शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। उन्होंने बताया था कि ज्ञान के कितने पक्ष हैं, बच्चे के अंदर व्यवहार के कितने पक्ष हैं? तो 3 पक्ष हैं, एक ज्ञानात्मक पक्ष, एक भावात्मक पक्ष और एक क्रियात्मक पक्ष। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करके किया जा सकता है, और व्यवहार में परिवर्तन 3 तरीके से किया जाता है, ज्ञान के द्वारा, उनके भाव के द्वारा, जिसमें उसके इमोशन शामिल हो, जिसमें उसका एक्शन शामिल हो, जिसमें वो बच्चा खुद सम्मिलित हो। तो इसका जो वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, वो है बीएस ब्लूम साहब। ब्लूम टैक्सोनॉमी उन्होंने लिखी थी जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन के जनक कौन है? साक्ष्य के जनक कौन है? तो मैं आपको डायरेक्ट याद करवा रहा हूं। साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन के जनक है नॉर्मन एन क्राउडर। नॉर्मन एन क्राउडर, आप दिमाग में बैठा लो, नॉर्मन एन क्राउडर इसके जनक है। फिर आता है कि साहब बीएफ स्किनर किसके जनक है? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के कोई जनक है तो वो आपके बीएस स्किनर साहब हैं। थॉमस गिलबर्ट किसके हैं? थॉमस गिलबर्ट जो है वो अवरोह है, या इस विधि को बोलते हैं मेथेटिक 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 अभिकर्मित अनुदेशन। मैंने मैथमेटिक्स नहीं बोला है, मैंने मेथेटिक बोला है। अभिकर्मित अनुदेशन के जनक कौन है? आपके थॉमस गिलबर्ट साहब हैं। और इस प्रश्न का आंसर अपना क्या हो गया साथियों? इस प्रश्न का अपना आंसर हो गया कि भाई साहब नॉर्मन एन क्राउडर है, वो किसके जनक हैं? आपके साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन के जनक है। दुनिया में पहली बार अभिकर्मित अनुदेशन का जो कंसेप्ट लेके आए थे वो सिडनी के मनोवैज्ञानिक 1920 में लेके थे, एलसी टेरी। उन्होंने विषय वस्तु को बालकों के सामने छोटे छोटे खंड करके प्रस्तुत किया। हालांकि वो प्रयास जो है वो असफल रहा, लेकिन प्रयास तो हुआ है। पहली बार अभिकर्मित अनुदेशन का सफल प्रयास जो किया वो बीएफ स्किनर ने किया। उसके बाद इसको शाखाओं में डिवाइडेड करने वाले जो मनोवैज्ञानिक है वो नॉर्मन एन क्राउडर हैं। उसके बाद अवरोह है, मेथेटिक, इसके गिलबर्ट हैं। उसके बाद आज वर्तमान में कंप्यूटर आधारित अभिकर्मित अनुदेशन भी प्रयोग में लाया जाता है बच्चों के अंदर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, उनकी लर्निंग ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने के लिए। उसके जो जनक हैं वो डेविस डेनियल है और स्टुलोरो है, ध्यान में रखें। अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं कभी भी आ जाएं तो ध्यान रखना, एक अपने दिमाग में बैठा लो, विज्ञान क्लब है। कौन सा? विज्ञान क्लब है। प्रदर्शनी विधि, प्रदर्शनी विधि, विज्ञान मेला, ये जब भी विधि आपको दिखे ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। कैसी क्रियाएं हैं? पाठ्य सहगामी क्रियाएं। किसके अंदर? विज्ञान के अंदर। श्यामपट नहीं है, ये तो कक्षा कक्ष में प्रयोग किया जाता है। पाठ्य पुस्तक नहीं है, ये भी कक्षा कक्ष में। सर्वदम सामग्री, ये तो शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो अपना जो इस प्रश्न का राइट आंसर है साथियों वो रहने वाला है आपका विज्ञान मेला। विज्ञान मेला ऑप्शन में नहीं, ध्यान रखना। प्रदर्शनी विधि, विज्ञान मेला और विज्ञान क्लब सब कैसी विधियां हैं? विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, जिनका कक्षा कक्ष से कोई संबंध नहीं होता डायरेक्ट, लेकिन बच्चा सीखता तो है। अगला सवाल सुनिए, निम्न में से कौन सी सर्वे सामग्री है? सर्वे का मतलब जिसके अंदर केवल सुना जा सके, सुनने से संबंधित कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है? तो सबसे पहले देखते हैं ओएचपी, ओवर हेड प्रोजेक्टर। नहीं, ये तो दृश्य सामग्री है। कैसी सामग्री है? दृश्य सामग्री है। चित्र विस्तार के यंत्र, ये भी कैसी सामग्री है? दृश्य सामग्री है। फिर आते हैं मायोदीप, इसको ये हिंदी का वर्ड है मायोदीप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड बच्चों के सामने रखी जाती है, उसको आगे से आगे निकाला जाता है। ये भी कैसी है? स्लाइड प्रोजेक्टर भी कैसी है? ये भी दृश्य सामग्री है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर हो गया ग्रामोफोन। कौन सा फोन? ग्रामोफोन। ये सुनने से संबंधित है। किससे संबंधित है? सुनने से संबंधित है। हालांकि विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है, भाषा में इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। बच्चों को जब गणित, बच्चों को जब हिंदी सिखानी हो, बच्चों को जब संस्कृत सिखानी हो, तब इस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, ताकि बच्चा शुद्ध तरीके से बोल सके, तब प्रयोग किया जाता है ग्रामोफोन का। किसका? ग्रामोफोन का। जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये आपके सामने कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल प्रश्न पत्र तैयार करना नहीं, प्रश्न पत्र तैयार करना तो मूल्यांकन का उद्देश्य है ही नहीं। अनुशासन बनाए रखना विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। केवल परीक्षा करवाना, परीक्षा करवाने का मतलब आप बच्चों को आप अंक दे रहे हो, अंक देना तो मूल्यांकन का उद्देश्य है ही नहीं। मूल्यांकन जो शब्द है उसमें दो चीजें निहित हैं, मापन प्लस मूल्य। कौन सा? मापन प्लस मूल्य। मापन में दो पक्ष शामिल है, आपका ज्ञानात्मक पक्ष शामिल है, ज्ञानात्मक पक्ष शामिल है, आपका क्रियात्मक पक्ष शामिल है। ये शैक्षिक मतलब एकेडमिक नंबर जो है उनके साथ इनका डायरेक्ट संबंध होता है।
और मूल्य जो है वो है भावात्मक पक्ष से संबंधित। किससे? भावात्मक पक्ष से संबंधित। ये मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि अधिगमकर्ता, जिस बच्चे को आप कक्षा में सिखा रहे हो, उसको क्या उपलब्धि रही, उपलब्धि का मतलब मापन, उसके ज्ञानात्मक पक्ष का, क्रियात्मक पक्ष का बच्चे के अंदर कितना विकास हुआ यह जानना, और क्या नहीं हुआ उसमें सुधार करना। मूल्यांकन में दो चीजें निहित हैं, बच्चे को क्या आ रहा है वो सम्मिलित है, बच्चे को क्या नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, और इसको सुधारा क्या जिसके, ये भी मूल्यांकन में शामिल है। मूल्यांकन का अर्थ है अधिगम कर्ता की उपलब्धियों को जानना, उसके साथ उसमें सुधार करना, ये मूल्यांकन का अर्थ है साथियों, ध्यान रखना। बच्चे के ये तीनों मूल्यांकन जो है बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। ये बीएस ब्लूम ने इनका वर्गीकरण किया है। व्यवहार के तीन उद्देश्यों का वर्गीकरण करने वाले जो मनोवैज्ञानिक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में ब्लूम ने किया है जी। अगला सवाल समझिए साथियों, उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है? उपचारात्मक शिक्षण करवाया कब जाता है भाई? आप इसको बोलते हैं, उपचारात्मक को बोलते हैं रेमेडियल, रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल। देखो भाई, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपका इलाज कब करेगा, आपका ट्रीटमेंट कब करेगा? आप कह रहे हो कि सब मेरे बुखार है, अब डॉक्टर पहले उसका डायग्नोस तो करेगा, उसको समस्या को पहचाने तो कम से कम पहले। जब वो समस्या को पहचान लेगा कि हाँ इसके टाइफाइड है, और टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है, जब उसके सामने रिपोर्ट आएगी हाँ इसकी ये समस्या है, तभी तो उसकी जांच करेगा। ऐसे बच्चे के जब आपको पता चल जाएगा कि कक्ष में राम नाम का लड़का है, वो विज्ञान के परमाणु वाले खंड में उसको दिक्कत है, इसका मतलब आपको पता लगा परमाणु वाले खंड के अंदर उसके दिक्कत है, इसका मतलब आपने उसका निदानात्मक परीक्षण किया। जब आपको पता लग जाएगा कि बच्चे के अंदर यह समस्या है, तभी तो आप उसमें क्या करोगे, सुधार। तो सुधार किसका अंतिम चरण है? सुधार तब किया जाएगा जब पता तो चले समस्या का। तो सवाल है उपचारात्मक शिक्षा किसका अंतिम चरण है? तो यह है निदानात्मक परीक्षण का, डायग्नोस टीचिंग का अंतिम चरण है। पहले डायग्नोस करो बच्चे की समस्या को पहचानो, फिर उसका क्या करो, समाधान करो। निदानात्मक परीक्षण के बारे में तो खास बात यह है कि निदान जो है वो उपचारात्मक शिक्षण को अपना आधार प्रस्तुत करते हैं कि बच्चे के अंदर यह समस्या, इसका समाधान ऐसे करना है जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे आसपास शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत का अनुसंधान, मतलब रिसर्च एवं व्याख्या है। ये उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? तो देखो, जब भी आपको ये कीवर्ड बता रहा हूं, नैसर्गिक वातावरण, नैसर्गिक वातावरण, एक तो ये कीवर्ड ध्यान में रखना, नैसर्गिक। दूसरा अनुसंधान शब्द आ जाए, अनुसंधान शब्द आ जाए, प्लस इसके अंदर व्याख्या निहित हो जाए, आप आंख बंद करके इस प्रश्न का आंसर देंगे जेकोब्सन। क्या दोगे? ये किस मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दी है? नैसर्गिक वातावरण के अंदर जब अनुसंधान आ जाए और उसकी व्याख्या जब शामिल आ जाए, तो आप जेकोब्सन विद्वान को याद रखना जी। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सवाल आपके सामने ये है, विज्ञान शिक्षण में सुधार के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री एवं साइंटिफिक कमेटी की स्थापना किसकी? डायरेक्ट प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने विज्ञान शिक्षण के अंदर सुधार हो, उसके विज्ञान को बहुत उच्चतम लेवल पर ले जाया जा सके, इसके लिए इन्होंने किसकी स्थापना की? भारत के अंदर इंडियन पार्लियामेंट्री एवं साइंटिफिक विज्ञान कमेटी की स्थापना की। तो ध्यान रखना, राइट आंसर इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। वर्तमान तकनीकी युग में निम्नलिखित में से कौन सी प्राविधि विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी की जाती है? तो आप एक दिमाग में, अपने दिमाग में बैठा लो एक बात, तकनीक के माध्यम से जब शिक्षण की बात आए, तकनीक जब शिक्षण में शामिल हो जाए, उसके अंदर 3-4 विधियां मैं आपको बता रहा हूं, उसमें आप एक ध्यान रखना, अभिकर्मित अनुदेशन शामिल है, अभिकर्मित अनुदेशन इसके अंदर शामिल है। मैं 3-4 विधियों के नाम लिख रहा हूं, अब अपने आप प्रश्न का आंसर करोगे। दूसरा, कंप्यूटर आधारित लर्निंग, CAL की मैं बात कर रहा हूं। तीसरा ध्यान रखना, इसके अंदर ध्यान रखना, ब्रेन स्ट्रोमिंग विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि, स्ट्रोमिंग विधि, ये वाली कभी भी टेक्निक आ जाए। एक ध्यान रखना, दल शिक्षण आ जाए कभी भी। कौन सा शिक्षण आ जाए? दल शिक्षण। बहुत सारे शिक्षक एक साथ इकट्ठा हो गए, विज्ञान के किसी कठिन संप्रदाय के ऊपर जब बच्चों की समझ को विकसित करे, तो तब दल शिक्षण काम आता है। विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ विधि है जब बच्चों को किसी गहन, किसी बहुत ही हार्ड, वैसे तो हार्ड कुछ भी नहीं होता, लेकिन बच्चों के ऐसी लॉजिक वाला ऐसे कंसेप्ट जो बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा, तो बहुत सारे शिक्षक एक दल बना के, ग्रुप बना के बच्चों को टीचिंग करवाते हैं। और एक इसमें ध्यान रखना, पैनल टीचिंग। कौन शामिल है इसके अंदर? पैनल टीचिंग। ये सारी वर्तमान के अंदर तकनीक आधारित शिक्षण विधियां, जिसके माध्यम से विज्ञान को समझाने के लिए बच्चों में उपयोग किया जाता है। अब अपन प्रश्न पढ़ाते हैं। देखिए साहब,
पहला है योजनाबद्ध अनुदेशन, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, हाँ किया जाता है। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, ये भी सही है। दल शिक्षण, ये भी शामिल हो सकता है, आपकी परीक्षा में ये ऑप्शन नहीं दे, आप इनमें से दे दे। ब्रेन स्ट्रोमिंग बहुत ही मस्तिष्क उद्वेलन विधि है, ये भी विज्ञान शिक्षण में प्रयोग की जाती है, तो ध्यान रखना ये सभी विधियां शामिल है किसमें, वर्तमान तकनीकी युग में बच्चों को विज्ञान पढ़ाने के लिए। जी जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। बहुत बढ़िया सवाल है, मेरी तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट। गत्यात्मक, देखो व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। पहला मैं छोटा शब्द लिख रहा हूं ज्ञान, दूसरा भाव, तीसरा क्रियात्मक। ये कह रहा है कि भाई क्रियात्मक पक्ष से कौन सा संबंधित है, इसका मतलब 3 नहीं है। अनुकूलन नहीं है, अनुकूलन नहीं है। विश्लेषण, तो विश्लेषण का संबंध ज्ञान से है, किससे, ज्ञानात्मक से है। व्यवस्थापन, इसका संबंध भावात्मक से है। अनुकूलन का संबंध भी किससे है, भावात्मक से है। तो इसका मतलब एक ऑप्शन बच गया आपका, कौन सा, प्रत्यक्षीकरण। कौन सा शब्द बच गया, प्रत्यक्षीकरण। और प्रत्यक्षीकरण का संबंध किससे है, क्रियात्मक पक्ष से। अब आप कह रहे हो कि साहब ये प्रत्यक्षीकरण क्या है, बच्चे के संवेग जब शामिल हो जाए और संवेग के साथ उसके अंदर क्रिया शामिल हो जाए, जब संवेग प्लस क्रिया दोनों एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं, एक्शन जब शामिल हो जाए, बच्चा अपने हाथ से कोई कार्य करने लग जाए, इसका मतलब समझ जाना बच्चे का क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। व्यवहार के किस पक्ष से संबंधित है, लालो क्रियात्मक। प्रत्यक्षीकरण का दोबारा बता रहा हूं, जो प्रत्यक्षीकरण शब्द है इसका मतलब है संवेग। संवेग का मतलब ज्ञान है, प्लस क्या सम्मिलित हो जाए इसमें, क्रिया। ये दोनों सम्मिलित हो जाए, इसका मतलब वो बच्चा किससे संबंधित है, वो बच्चे के क्रियात्मक पक्ष से, साइकोमोटर से संबंधित है। साइकोमोटर से इसका क्या है, संबंध है। डायरेक्ट संबंध किससे है, प्रत्यक्षीकरण। कभी भी वर्ड आ जाए, बहुत ही बढ़िया वर्ड है, तो दिमाग में बैठा लो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप एक बार देखिए इस प्रश्न का आंसर। सवाल आपके सामने ये रहा कि प्रदत्त, ये दोबारा रिपीट हो रहा है, प्रदत्त इसको छोड़ो, शैक्षिक उद्देश्यों के प्राप्य उद्देश्यों, मतलब प्राप्य उद्देश्य का मतलब होता है एक कालांश, एक पीरियड के अंदर जिन उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। और क्यों की जाती है, ताकि प्राप्य उद्देश्यों के माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों की क्या की जाए, प्राप्ति की जाए। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाए, इसके लिए सबसे पहले प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया था, दिमाग में बैठा लो, बीएस ब्लूम। प्राप्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जिनका संबंध एक कालांश से होता है, और प्राप्य उद्देश्यों को पढ़ा जाता है एक पाठ योजना के तहत। और जब ये एक कालांश से संबंधित होते हैं, ये दीर्घकालिक होते हैं, समझ में आ रहा है। और इनके माध्यम से बच्चों को अपन किसके बच्चों के किस उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, इनके माध्यम से। ये जब बहुत सारी क्लास एक साथ इकट्ठी हो जाए, तब बच्चों के अंदर शैक्षिक उद्देश्य की, आप शैक्षिक उद्देश्यों को बच्चों को प्राप्त करवा देते हो। ये इसका वर्गीकरण किसने किया था, बीएस ब्लूम ने। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है। थोड़ी देर पहले बात की थी, कौन सी है, इसमें बच्चा सक्रिय हो। प्रोजेक्ट विधि बाल केंद्रित विधि है, बिल्कुल। प्रयोग विधि, या मतलब ये सही नाम है प्रयोगशाला विधि, ये भी बाल केंद्रित विधि है, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। ये भी प्रयोगशाला विधि, ये भी कैसी है, बाल केंद्रित विधि है, इसका मतलब ये तीनों ही नहीं है। व्याख्यान विधि क्या नहीं है, बाल केंद्रित विधि नहीं है, बाल केंद्रित विधि नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अपने इस प्रश्न का आंसर हो गया का व्याख्यान विधि, ये नहीं है। व्याख्यान विधि माध्यमिक स्तर पर ज्यादा उपयोग में ली जाती है। बच्चों को जब सिलेबस जल्दी करवाना हो, बच्चों को सिलेबस जब रिपीट करवाना हो, तब व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। उबाऊ विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। बच्चा इसमें सक्रिय रहता है, शिक्षक केंद्रित विधि है। और ज्ञान इसमें कैसा रहता है, अस्थायी रहता है, कॉन्क्रीट अवस्था में ज्ञान नहीं रहता है। जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है। प्रोजेक्ट विधि जो है वो जो है कक्ष से इसका डायरेक्ट संबंध नहीं होता। कक्षा शिक्षण में ये नहीं पॉसिबल, कक्षा शिक्षण में ये संभव नहीं है, दिमाग में बैठा लो। और प्रोजेक्ट विधि के अंदर कौन सा दोष नहीं है, शिक्षण अपूर्ण है एवं विश्व श्रृंखला है, मतलब सारे विषय वस्तु के खंड हैं, इसके माध्यम से नहीं पढ़ाई जा सकती, ये सही है। वह विधि है, इसमें खर्चा बहुत आता है, ये भी सही है। संदर्भ पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता, ये भी सही है। वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं है, नहीं, वास्तविक जीवन से प्रोजेक्ट विधि जो है उसका वास्तविक जीवन से संबंध है। इसको सहकारिता विधि भी कहते हैं, बच्चे आपस में समन्वय करके सीखते हैं। ये एक लोकतांत्रिक विधि है, कैसी है, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेट मेथड है, दिमाग में बैठा लो अपने। ये वास्तविक जीवन से संबंध है। और एक बात तो इसमें और बता रहा हूं, बच्चों के अंदर सहकारिता का विकास होता है। सहकारिता का क्या होता है,
बच्चों के अंदर विकास होता है। जी बिल्कुल, बाल केंद्रित विधि है। जी बिल्कुल, बाल केंद्रित विधि है, बालक केंद्रित विधि है। और बच्चा इसमें जो ज्ञान है वो कैसा रहता है, इसमें स्थायी रहता है, बिल्कुल स्थायी रहता है। तो इसका मतलब कौन सा दोष नहीं है, वास्तविक जीवन की से संबंधित नहीं है, वास्तविक जीवन से संबंधित है। ऊपर वाले 3 दोष। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल है कि परियोजना विधि में टोटल कितने मुख्य सोपान होते हैं। तो विद्यार्थी ध्यान रखना, परियोजना विधि में जो मुख्य सोपान होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखो पहले परिस्थिति का निर्माण, आपके लिए वो परिस्थिति तो उपलब्ध हो, परिस्थिति का निर्माण ये है। दूसरा, इसके लिए फिर परिस्थिति का जब निर्माण हो जाएगा तो क्या करोगे आप, प्रोजेक्ट विधि में जब आप परिस्थिति का निर्माण कर लोगे, जब आपके साथ समस्याएं आ जाएंगी, तब उसके बाद आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट विधि में प्रोजेक्ट का चयन किया जाता है। किसका चयन किया जाता है, प्रोजेक्ट का चयन किया जाता है। फिर उस प्रोजेक्ट की क्या की जाती है, इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की जाती है। क्या की जाती है, रूपरेखा तैयार की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसका क्रियान्वयन किया जाता है। क्या किया जाता है, क्रियान्वयन। और उसके बाद क्या किया जाता है लालो, इसका मूल्यांकन किया जाता है कि जिस वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने बच्चों को प्रोजेक्ट काम दिया है, क्या उनकी प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। और उसके बाद अभिलेख संधारण है। क्या किया जाता है, अभिलेख संधारण है। अभिलेख संधारण है। ये जो पद हैं ये मैंने क्रम से लिखे हैं, इनमें से कोई भी प्रश्न कैसे भी आ सकता है। तो देख लो, पहले परिस्थिति तो बने वैसी, फिर परियोजना का चयन करेंगे, फिर रूपरेखा तैयार करेंगे, फिर उसका क्रियान्वयन करेंगे, लागू करेंगे वास्तविक परिस्थितियों में उसको, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। जिस पर्पज के लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया है, क्या उसकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, उसके बाद उसका अभिलेख संधारण करेंगे, उसको रिकॉर्ड करके रखेंगे। जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है। गुणात्मक परीक्षण नहीं है, इसका मतलब 3 है। निरीक्षण, निरीक्षण का मतलब है अवलोकन। अवलोकन ये छोटे बच्चों के लिए गुणात्मक परीक्षण है। जांच सूची, जांच सूची भी की जाती है। रेटिंग स्केल, ये भी गुणात्मक परीक्षण है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण कैसा है, गुणात्मक नहीं है, ये बच्चे के संज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। इसका मतलब इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो गया अपना, वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो है वो गुणात्मक परीक्षण नहीं है। वो कैसे परीक्षण है, वो ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। ये तीनों कैसे हैं, ये गुणात्मक परीक्षण है। तो अपने प्रश्न का आंसर क्या हो गया आपका, राइट डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा सर्वे दर्शे, सर्वे का मतलब सुनना प्लस दर्शे का मतलब देखना। जब बच्चा सुन भी रहा है और उसके वीडियो भी देख रहा है, इसका मतलब वो सामग्री कैसी है, सर्वे दर्शे, ऑडियो वीडियो शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है, ये सवाल पूछा है। देखिए सवाल है वृत्त, सबसे पहले बुलेटिन बोर्ड, भाई साहब ये दर्शे है, दर्शे है। चित्र विस्तारक, ये भी कैसा है, दर्शे है। प्लेनल बोर्ड, ये भी कैसा है, दर्शे है। ये जो वृत्त चित्र है इसको बोलते हैं लघु पटकथा। क्या बोलते हैं, लघु पटकथा। क्या बोलते हैं, लघु पटकथा। इसके अंदर 30 से 40 मिनट की एक छोटी सी वीडियो मूवीज दिखाई जाती है, जिसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। तो इसमें दर्शे सर्वे कौन है, इसको डॉक्यूमेंट्री भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री। इसको बोलते हैं वृत्त चित्र विधि या लघु पटकथा भी बोलते हैं इसको। जी ये तीनों नहीं है इसके अंदर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सुनिए, सवाल यह कि गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है। जब बच्चा डेफिनेशन देने लग जाए, ये बच्चे को आप वृत्त की परिभाषा बताने लग जाए, छोटे छोटे टर्म बताने लग जाए, परिभाषा से संबंधित, यादाश्त से संबंधित जब भी आए, इसका मतलब बच्चे का सामुदायिक उद्देश्य क्या है, बच्चे के अंदर कौन सा विकास हो चुका है, बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास हो चुका है। ध्यान रखें इस बात का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष क्या है। इसका मतलब दोष है, इसका मतलब 3 दोष नहीं है, 3 उसकी विशेषताएं हैं। व्यापकता का भाव, नहीं, व्यापकता तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का पूरे पाठ्यक्रम इसमें निहित हो जाता है। पूरा पाठ्यक्रम की आप जांच कर सकते हो, बिल्कुल सही है, व्यापकता तो है। विश्वसनीय, सबसे अधिक विश्वसनीय ही कौन होते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, जिसमें शिक्षक के मनोभाव चाहे कुछ भी हो, उत्तर इनका अद्वितीय होता है। परीक्षक बदलने पर भी, परिस्थितियां बदलने पर भी परिणाम नहीं बदलता है, ये भी सही है। अभिव्यक्ति का भाव, एक मिनट रुको, इसको होल्ड करो आप। वेदता का, नहीं, पाठ्यक्रम जिस उद्देश्य के लिए आप बच्चों को आप परीक्षाएं आयोजित करवा रहे हो वो वेदता है, बिल्कुल वैलिडिटी। आपने मान लो पूरा एक गणित का आप पूरे का आप वस्तुनिष्ठ परीक्षा ले रहे हो, इसका मतलब पूरा पाठ्यक्रम उसमें समाहित है, इसका मतलब वो वैलिड है। लेकिन अभिव्यक्ति का भाव, बच्चा
क्या सोच रहा है, लेखन कला का अभाव रहता है, बच्चा लिख नहीं सकता इसके अंदर, जो दिया है वही उसको लिखना, वही उसमें आपको टिक करना पड़ेगा, ये सही है कि ये सही है, जो है वो है। बच्चा अपने मन से उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता, अभिव्यक्ति का अभाव रहता है इसके अंदर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो क्या है, अभिव्यक्ति का अभाव। अगला सवाल सुनिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपके सामने। किस गुण के कारण परीक्षाओं में शुद्धता बनी रहती है? जब भी परीक्षा में शुद्धता बनी रहे तो एक दिमाग में बैठा लो अपने, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। कौन सी विटी? ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता जब भी आए तो ध्यान रखना। अब अगर शुद्धता की बात करें तो वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि परीक्षक बदल दो, परिस्थितियां बदल दो, परिणाम में क्या रहेगी? शुद्धता रहेगी। परीक्षक का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां चेक करवा लो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, कहीं चेक करवा लो, रिजल्ट सेम रहना है। इसका मतलब वस्तुनिष्ठता जो है उसके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? सबसे ज्यादा शुद्धता का गुण पाया जाता है। साथ विभेदकारिता का गुण क्यों नहीं पाया जाता? विभेदकारिता तो है ही इसमें सम्मिलित, वस्तुनिष्ठता के अंदर है। वस्तुनिष्ठता के अंदर विश्वसनीयता भी है, वेदता भी है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकते इसके। वैसे तो ये चारों ही है, लेकिन इसका सही एकदम एग्जैक्ट आंसर क्या है इसका? वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी है। इसका सबसे बड़ा दोष है वस्तुनिष्ठ परीक्षा का, अभिव्यक्ति का अभाव। एक और दोष है, बच्चा तुक्का लगा सकता है, सबसे बड़ा दोष है। तो साथियों, मुझे ये बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।